तो दोस्तों हमने ये पढ़ा व्हाट वाज ERM एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रोल्स। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल कंट्रोल। देखिए कई सारे लोग ये समझते हैं कि ERM एंड इंटरनल कंट्रोल दोनों सेम है, लेकिन ये सही नहीं। देखिए ERM एक ब्रॉडर टर्म है और इंटरनल कंट्रोल ERM का एक पार्ट है। मतलब ये कि अगर हमें सक्सेसफुल ERM को अचीव करना है तो सही तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन करने होंगे, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये कंट्रोल है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू एग्जांपल्स। देखिए एक इंजीनियर था, नाम था उसका मिस्टर AK सिंह। उसने एक बड़ी सी कंपनी L&T कंपनी, वहां से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक इंजीनियरिंग वर्क का। अब जैसे भाई साहब ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर दिया, पूरा कर दिया, तो उसने एक इनवॉइस जनरेट किया और कंपनी को दिया कि भाई अब मुझे इसका पेमेंट दीजिए। उस इनवॉइस की अमाउंट थी यहां पे टोटल 5 लाख रुपीस। अब आपको क्या लगता है, जैसे भाई साहब ने इनवॉइस यहां पे रेज किया, क्या कंपनी उसको तुरंत पैसे दे देगी? बिल्कुल नहीं। देखिए पेमेंट निकलवाने के लिए कंपनी को सबसे पहले कई सारे रूल से उस इनवॉइस को प्रोसेस करना होगा। जैसे कि क्या, सबसे पहले ये इनवॉइस जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा जाएगा वहां के चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव या इंस्पेक्टर को। अब वहां का जो इंस्पेक्टर होगा वो इनवॉइस के आधार पे उस पर्टिकुलर साइट पे जाके फिजिकल इंस्पेक्ट करेगा कि भाई जिस तरीके से काम दिया गया था क्या उसी तरीके से काम हुआ है या नहीं हुआ है। फिर वो इनवॉइस, रॉ मटेरियल और लेबर के जरूरी डेटा को देखेगा और देखने के बाद वो इनवॉइस को सर्टिफाई करेगा, अपनी सिग्नेचर डालेगा और फिर ये उसको भेज देगा आगे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। अब आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इस सिग्नेचर के हिसाब से पेमेंट अप्रूव कर देगा? नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर अगेन दोबारा इस एंटायर दिए गए वर्क को स्कैन करेगा। अगर उसको कुछ लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई है तो और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांड करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं भाई काम सही तरीके से हुआ है तो वो अपनी सिग्नेचर करके उस पर्टिकुलर इनवॉइस को विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आगे भेज देगा रीजनल ऑफिस को। अब आपको लगेगा भाई चलो रीजनल ऑफिस से तो पैसा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। रीजनल ऑफिस में जो मैनेजर्स होते हैं वो 2 बार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और उनको और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो इंजीनियर से डिमांड करेंगे। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ सही है, तब जाके वो उस फाइल को फॉरवर्ड करेंगे अपने हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस दोबारा उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करेगा, देखेगा सब कुछ सही है या नहीं है। और जब उनको सब कुछ सही लगता है भाई, तब जाके ये फाइल अप्रूव होके जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। वहां पे फाइनेंस मैनेजर दोबारा सब कुछ स्कैन करके अगर उसको सही लगा तो भेजेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वंस अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फिर पेमेंट का चेक बनाएगा या ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा। आप सोचेंगे ओह माय गॉड, इतनी सारी प्रोसीजर, इतने सारे रूल्स। हाँ, अगर मान लीजिए इस पेमेंट की प्रोसीजर में कोई भी ढील होती तो दोस्तों कई सारे फ्रॉड, कई सारी गड़बड़ी, कई सारे स्कैम्स होने के चांसेस थे। लेकिन इतनी अच्छी फुल प्रूफ पेमेंट रूल्स की वजह से ही कोई भी बंदा फ्रॉड करने की सोच भी नहीं सकता। अरे फ्रॉड करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कोई बंदा उसका चांस लेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये जो रूल्स थे वही कंट्रोल है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल बनाया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को हम यहां पे टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे रिस्क। एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई अपने ही अगर प्रिंटर्स यूज करता है तो डेटा लीक होने का चांसेस है, इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर को जाने के चांसेस है। तो यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया क्या कंट्रोल लगाएंगे? ऐसा करेंगे कि सारे के सारे जो हमारे कंप्यूटर्स है उसमें ये रूल बनाएंगे कि सभी को सिर्फ एक कॉमन प्रिंटर यूज करना है और वो कॉमन प्रिंटर रहेगा सीसीटीवी कैमरा के ऑब्जर्वेशन में। जब सबके अपने इंडिपेंडेंट प्रिंटर्स ही नहीं है तो कोई कैसे डेटा लीक करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एक प्रॉब्लम की। मान लीजिए अगर कोई अनऑथेंटिकेट एंड अनऑथराइज्ड बंदा हमारे सिस्टम में आके डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करेंगे? भाई इस रिस्क को हम कंट्रोल करेंगे बाय वे ऑफ क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल। मतलब हम सभी बंदों को उसके ऑथोरिटी के हिसाब से आईडी एंड पासवर्ड दे देंगे।
कोई दूसरा का आईडी पासवर्ड यूज कर ही नहीं सकता, और बाई चांस करेगा तो उसको वो यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा जो उसका अपना होगा। दूसरा है कि देखिए, जब हम किसी वर्क कल्चर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम यही चाहते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉइज एकदम स्मूथली अच्छी तरीके से काम करें। लेकिन क्या हो अगर वो सारा दिन व्हाट्सएप एंड फेसबुक जैसी एप्लीकेशन में अपना टाइम वेस्ट करे? तो दोस्तों, इस वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हम यहां पे वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। फायरवॉल के जरिए हम ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, ये रूल्स बना सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव वेबसाइट ही हो। तो वेस्ट ऑफ टाइम just because of accessing some unnecessary websites in work place, ये प्रॉब्लम था, और वेबसाइट को ब्लॉक करना ये कंट्रोल हुआ। अब एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए, इस बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो क्वालिटेटिव प्रोडक्टिविटी दे रहे या नहीं दे रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम यहां पे कंट्रोल डालेंगे पीरियोडिक ऑडिट का। हम एक ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे और उसको कहेंगे, भाई टाइम टू टाइम तो देख लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमको उसकी रिपोर्ट दे। जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो ये जो ऑडिट है ये एक कंट्रोल हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल एक्सपोजर्स की। आग लग सकती है, उसका चांस होना ही एक रिस्क है। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग डिवाइसेस लाइक स्मोक डिटेक्टर्स एंड कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स को पहले से ही तैयार रखना। जैसे कहीं से धुआं उठा, एक अलार्म बज जाएगा और ऑटोमेटिकली सेटअप किए हुए वाटर पाइप में से वाटर स्प्रिंकल होगा और आग बुझने की कोशिश की जाएगी। अगर हम बात करें डेटा की, देखिए कभी कभार जब हम काम करते ये होता है कि हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, या जो डेटा हमने हार्ड ड्राइव में सेव किया है वो किसी वायरस की वजह से डिलीट हो जाता है। क्या ये प्रॉब्लम है? आंसर बिल्कुल यस। अगर भाई ये प्रॉब्लम है मतलब ये रिस्क है, और उस रिस्क को सॉल्व करने के लिए हम क्या सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हम उस डेटा का रेगुलर बैकअप ले सकते हैं, और वो रेगुलर बैकअप एक कंट्रोल हुआ। अगर हम बात करें फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री में कोई भी बंदा विदाउट एनी परमिशन आता जाता रहता। अगर भाई हम फैक्ट्री की बात करें, कई सारा रॉ मटेरियल खुला पड़ा होता है, वर्क इन प्रोग्रेशन होता है, कई सारे मशीन ऐसे होते हैं, क्या ऐसे किसी बंदे को हम एंटर करने देंगे? आंसर बिल्कुल नहीं। अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम की एंट्री को कैसे रोके? द पॉइंट इज, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि पूरे फैक्ट्री में सिर्फ एक ही एंट्री गेट हो, वहीं से ही इन होगा, वहीं से ही आउट होगा, और सिर्फ वही बंदा हमारी फैक्ट्री में एंटर हो सकेगा। या तो उसके पास कंपनी का आईडी है, और अगर कोई नया बंदा है कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो एंट्री गेट पास लेके ही फैक्ट्री में एंटर हो। तो ये एंट्री गेट पास की जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं कंट्रोल। दूसरे कुछ और एग्जांपल की हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरास, ये एक कंट्रोल है। हम यहां पे अपॉइंट करते हैं गार्ड विथ गन, जो फिजिकली हमारी एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो भी एक कंट्रोल है। अगर हम बात करें बैंक की, तो जरा ध्यान रखिए कि बैंक में एक ही बंदा ऑल द टाइम सारे काम या सारे फंक्शन नहीं करता। अगर आज कोई बंदा कैश संभाल रहा है तो नेक्स्ट वीक वो लोन में चला जाएगा या अकाउंट ओपनिंग में चला जाएगा। मतलब क्या? पीरियोडिकली जब हम हमारे स्टाफ का जॉब रोटेट करते हैं तो ये भी एक कंट्रोल हुआ। तो बेसिकली इन सारे एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? दो बातें। सबसे पहला, प्रॉब्लम एक रिस्क है, और उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए जो हम मेजरमेंट्स, जो हम एक्शंस लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस, उस एक्शंस को ही हम कहते हैं कंट्रोल्स। तो जब हम किसी भी कंट्रोल्स की बात करें तो बेसिकली उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं कई सारे रूल्स, कई सारी प्रोसीजर, कई सारे रेगुलेशंस, कई सारे लॉ एंड उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो आइए समझते हैं what is definition of control. So control is defined as policies, procedures, practices and organization structure that are designed to provide reasonable assurance that business objectives are achieved and undesired events are prevented or detected or corrected. Controls are the mechanisms, rules and procedures implemented by a company to ensure
the integrity of financial and accounting information, promote accountability and prevent fraud. Besides complying with laws and regulations and preventing employees from stealing assets or committing fraud, controls can help to improve operational efficiency by improving the accuracy and timeliness of financial reporting. So now let's understand what are the types of controls on the basis of implementation. देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारे थ्रू आउट EIS के सब्जेक्ट में देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, तो ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि कौन सा टाइप किस बेस पे पूछा गया है. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है द टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ implementation. So on the basis of implementation, we can bifurcate the types of controls into these three parts. The first one is automated controls, second is manual controls, and third one is semi automated controls. देखिए ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि यहां पे हम ज्यादातर ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज करके कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी स्टोर में जाते कुछ खरीदने के लिए और चीज परचेस करने के बाद हम हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो ये जो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का स्वाइपिंग है वो मशीन थ्रू होता है और थ्रू आउट फ्रॉम व्हाट आई कैन से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, शुरू से लेके एंड तक सब कुछ एनक्रिप्टेड रहता है, कंट्रोल रहता है. तो ये जो क्रेडिट कार्ड मशीन में स्वाइप करना ये एक ऑटोमेटेड कंट्रोल है. मैनुअल कंट्रोल का मतलब यह होता है कि यहां पे हम डायरेक्टली कोई मशीन या ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज नहीं करते, यहां पे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का मर्डर हो जाए और पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, क्या कोई मशीन ये कर सकता है? आंसर बिल्कुल नहीं, ये एक मैनुअल कंट्रोल हुआ. हम बात करें सिक्योरिटी की तो गार्ड विथ गन ये एक मैनुअल कंट्रोल है. ऑडिट एंड क्वालिटी रिव्यू ये इंसानों के दिमाग से होता है, ये एक मैनुअल कंट्रोल है. अब हम बात करते हैं सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल की. देखिए सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल इज हाइब्रिड ऑफ दिस फर्स्ट टू. मतलब ऑटोमेटेड एंड मैनुअल के दोनों क्वालिटीज वहां पे होते हैं, दोनों फीचर्स वहां पे होते हैं. एग्जांपल के तौर पे जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी होती है वो दोनों का एग्जांपल है. हमारे जो लगेज होते हैं, हमारा जो सामान होता है वो एक्सरे मशीन से स्कैन होता है और फिजिकली गार्ड हमें चेक भी करता है. तो मशीन भी यूज हुई एज वेल एज इंसान ने भी हमको चेक किया. तो ये ऐसे कई सारे कंट्रोल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उसे हम कहते हैं सेमी ऑटोमेटेड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजर्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल. देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले यह समझिए कि ये एक्सपोजर क्या होता है. देखिए एक्सपोजर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास सही तरीके से कंट्रोल नहीं है तो आखिर हमें फ्यूचर में कौन से लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, उसे ही हम एक्सपोजर कहते हैं. तो यहां पे हमें यह लिखना होता है कि अगर हमारे पास अच्छी इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो हम कैसी कैसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, कैसे कैसे लॉसेस हम फेस कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन ओवर हियर इज एरर्स और ओमिशन. देखिए अगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं है तो जो भी डेटा प्रोसेस होगा उसमें कई सारी एरर्स का सामना करना पड़ सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जब आप सभी लोग सीए के स्टूडेंट हो, फ्यूचर में आर्टिकलशिप तो जरूर ज्वाइन करोगे. जब हम आर्टिकलशिप में जाते हैं तो कभी कभार ऐसा हमको देखने को मिलता है कि अमाउंट 10,000 की है लेकिन बाय मिस्टेक एंट्री हो जाती है 10 लाख की, 2 जीरो ज्यादा पड़ जाता है. ये एक एरर है. क्यों भाई एरर हुआ? क्योंकि सही तरीके से इनपुट कंट्रोल, उसमें जो डेटा एंट्री करनी होती है उस कंट्रोल को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया था. एक और यहां पे एक्सपोजर ये हो सकता है एंड दैट इज इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन. कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिसीव होता है, सप्लाई मिलती है रॉ मटेरियल की, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी करते तो पता चलता है कि इस ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं थी. तो भाई विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी किसने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया? अगर सही तरीके से एक मैकेनिज्म, एक रूल सेट किए होते कि सबसे पहले ऑर्डर की रिक्वायरमेंट, रिक्विजिशन जनरेट होगी, वो रिक्विजिशन जाएगी परचेस डिपार्टमेंट में, परचेस डिपार्टमेंट उस रिक्वायरमेंट के बेस पे सप्लायर को
कॉल करेगा और उससे कोड मांगेगा और फिर परचेस ऑर्डर देगा। अगर ऐसा कोई कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड नहीं है तो विदाउट अथॉरिटी कई सारे लोग कई सारे ट्रांजैक्शंस कर देंगे। नेक्स्ट वन इज इनएफिशिएंट एक्टिविटी। देखिए, अगर सही तरीके से कंट्रोल है तो प्रोसीजर एग्जैक्टली उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी जैसा कि प्लान किया गया है, लेकिन सही तरीके से कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड नहीं है तो सोचा कुछ और होगा और हो कुछ और जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमें यहां पे ये ऑर्डर मिला है कि 5000 लैपटॉप्स प्रोड्यूस करने हैं ब्लैक कलर का। ध्यान रखिए, ब्लैक कलर के 5000 लैपटॉप्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन कोई सही तरीके से कंट्रोल नहीं है, सुना कुछ और, कुछ समझे और, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। 5000 लैपटॉप्स यहां पे प्रोड्यूस तो हो गए बट इंस्टेड ऑफ ब्लैक सिल्वर। जरा सोचिए 5000 लैपटॉप्स की लॉस कितनी होगी अगर सही तरीके से कंट्रोल्स नहीं है। तो बेसिकली एक्सपोजर्स इस तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एरर्स एंड ओमिशन, नेक्स्ट वन इज द इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड द लास्ट वन इज इनएफिशिएंट एक्टिविटी। एक्सपोजर्स के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। So the first one is it helps to protect the assets of the business from misuse, theft and accident. कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक BMW कार है और वो कार अवेलेबल है हमारे सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए। अब अज्यूम कीजिए कि कोई कंट्रोल वहां पे नहीं है तो क्या होगा? कोई भी कभी भी आके डिमांड करेगा, भाई मुझे चाबी दे दो, मुझे जाना है किसी काम के लिए, कोई भी आके कहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम इस एंटायर कार यूज का एक रजिस्टर मेंटेन करें, एक लॉग मेंटेन करें, हम ये कहें कि भाई अगर किसी को भी अब कार यूज करनी है, सबसे पहले वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहां से परमिशन ले, परमिशन लेने के बाद की ले, की लेने के बाद रजिस्टर में एंट्री करे। अगर ये कंट्रोल डाला हुआ है तो कोई बंदा मिसयूज एसेट्स का नहीं करेगा और कई सारे उसके मिसयूजेस कंट्रोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स द ऑडिटर इन हिज वर्क डिटेक्टिंग ऑल द एरर्स एंड फ्रॉड्स व्हिच आर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे यह ऑडिटर को हेल्प करता है फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करने में? एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें एक बैंक ऑडिटर की। बैंक ऑडिटर भाई साहब बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट करना है। कैसे ऑडिट करेगा? देखिए, अगर एक लोन सैंक्शन हुई है तो मैनेजर का सिग्नेचर होगा, एचओ का सिग्नेचर होगा, रीजनल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, सारे सिग्नेचर के बाद ही लोन सैंक्शन हुआ है। कैसे आखिरकार फ्रॉड डिटेक्ट होगा? यहां पे अगर हमारे इस बैंक ने कई सारे कंट्रोल्स वहां पे पहले से ही रूल्स के तौर पे बना दिए हैं कि लोन उसी बंदे को सैंक्शन होगा जिसकी इनकम प्रॉपर है, जितना भी वैल्यूएशन है सिर्फ उसका 80% तक का ही लोन सैंक्शन होगा। तो अब हमारे ऑडिटर भाई साहब क्या करेंगे? सबसे पहले उस कंट्रोल्स, उस रूल्स को वेरीफाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या इनकम के हिसाब से लोन सैंक्शन हुआ है, असेट्स की वैल्यूएशन के हिसाब से लोन सैंक्शन हुआ है। अगर वैल्यूएशन है 1 करोड़ लेकिन लोन सैंक्शन कर दिया है 3 करोड़ का, तो ये हो गया स्कैम, ये हो गया फ्रॉड। थर्ड वन इज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्यूरेसी and reliability of financial statement and books of accounts। देखिए भाई, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। मतलब क्या हुआ? जितनी कम एरर होगी उतना ही मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। जितने ज्यादा कंट्रोल, जितना स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, उतनी ही बुक्स में कम एरर होगी, कम फ्रॉड होगा, कम गड़बड़ी होगी। द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स द मैनेजमेंट to prepare and implement effective plans by providing correct and fact information। तो ये बात भी सही है भैया, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोसेस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, सब कुछ एक्यूरेट रहेगा, रिलायबल होगा, तो ये हमें हेल्प करेगा एक इफेक्टिव प्लानिंग करने में और उस प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू पुट मोरल प्रेशर ऑन द स्टाफ्स। कैसे? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रोल अगर इंप्लीमेंट किया गया है कि कभी भी हमारे ऑडिटर भाई साहब आके सरप्राइज चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे? वो गुड्स को चेक कर सकते हैं, इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं, कैश को चेक करेंगे, बैंक बैलेंस को चेक करेंगे। कभी भी अगर कोई एम्प्लॉय गड़बड़ी कर रहा है,
जैसे सरप्राइज चेक आएगा तुरंत उसकी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। अगर हम ये कहें कि पिछले 1 साल में ऐसे सरप्राइज चेक्स 6 या 7 बार आ चुके हैं, तब एम्प्लॉयज भी गड़बड़ी करने से पहले कई बार सोचेंगे। अगर पकड़े गए तो भाई कंट्रोल से एक मॉरल प्रेशर भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल्स असिस्ट कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। लेकिन कैसे? देखिए, ज्यादातर फाइन्स एंड पेनल्टी भरनी पड़ती है क्योंकि टाइम पे हम टैक्स या स्टैट्यूटरी ड्यूज को जमा नहीं करते, डिपॉजिट नहीं करते, या फिर हम नेसेसरी रिटर्न्स फाइल करने में लेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया जो इंफॉर्मेशन है वही टाइम पे अवेलेबल नहीं होती। अगर इंफॉर्मेशन टाइम पे प्रोसेस होती है तो कैलकुलेशंस भी हमको टाइम पे मिल जाएगा, हमको सारे के सारे फिगर्स एंड डेटा भी टाइम पे मिल जाएगा। अगर सारे के सारे कैलकुलेशंस टाइम पे हो जाते हैं तो रिटर्न भी टाइम पे भरा जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा सा कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है। क्या हो अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल तरीके से अच्छे से मेजरमेंट इंप्लीमेंट किए हुए हो, कई सारे वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए हुए हो, तो भाई टाइम टू टाइम सारे के सारे रिपोर्ट्स जनरेट होंगे, सारे के सारे डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। मंथली रिपोर्ट्स, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सारे के सारे रिपोर्ट्स अपने ऑन टाइम में जनरेट होंगे, एक भी सेकंड का डिले नहीं होगा। और अगर सब कुछ रेडी है मेरे भाई तो टैक्स भी टाइम पे भरा जाएगा और कंप्लायंस भी टाइम पे होगा। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द एंटिटी। कैसे? देखिए, हम पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं जिसके पास अपने कुछ फायर सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। और क्या हो अगर यहां पे आग लग जाए तो दोस्तों ना सिर्फ एसेट की नुकसान होगी, लेकिन हो सकता है कि कई सारी लाइफ्स का भी लॉस हो जाए। लेकिन अगर अच्छी तरीके से फायर सेफ्टी मेजरमेंट डाले हुए हैं तो आग लगे तुरंत ही पानी शुरू कर सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स भी ऑन कर सकते हैं और फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए भाई, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, तो भाई इंटरनल कंट्रोल कैसे रह सकता है? इंटरनल कंट्रोल के कुछ बेनिफिट्स थे तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए पढ़ते हैं अभी लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस एंड ह्यूमन एरर्स। देखिए, इंटरनल कंट्रोल रेपिटेटिव एरर्स एंड फ्रॉड को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या भाई अगर वहां पे कुछ अनयूजुअल फ्रॉड हुआ, अनयूजुअल प्रॉब्लम आ गई। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी का डेबिट कार्ड चुरा के एटीएम से पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो अगर वो 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो वो डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर चोर आके पूरे का पूरा एटीएम मशीन ही तोड़ के लेके जाए, गार्ड को मार के, उसका क्या करोगे? यहां पे कितने भी पावरफुल इंटरनल कंट्रोल्स क्यों ना हो भाई, वो फेल हो जाएंगे क्योंकि ये अनयूजुअल है एंड ड्यू टू ह्यूमन एरर्स है। नेक्स्ट वन इज कॉल्यूजन विथ एम्प्लॉइज। हम कभी कभार ये सोचते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को सारा का सारा काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सारी की सारी अथॉरिटी एक ही बंदे को दी जाती है किसी एक फंक्शन की तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, और अगर वो एक्सपर्ट हो गया तो बाद में वो अपनी मनमानी कर सकता है, वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ही बंदे को कैश कलेक्ट करने का एंड कैश की अकाउंटिंग करने का काम दिया जाए तो भाई वो कैश को अगर गड़बड़ी करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। तो मैनेजमेंट क्या सोचता है, काम करते हैं कैश कलेक्ट डिफरेंट एम्प्लॉय करेगा और कैश का रिकॉर्डिंग, उसकी अकाउंटिंग एक डिफरेंट बंदा करेगा। कितना अच्छा सा कंट्रोल है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एम्प्लॉयज आपस में मिल जाए तो, मतलब तेरी भी चुप मेरी भी चुप। सो गाइस, अगर कॉल्यूशन विद एम्प्लॉयज है, मतलब एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से मिल जाए और एक ग्रुप फ्रॉड करना चाहे तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं। थर्ड वन इज ओवरराइडिंग बाय मैनेजमेंट। ये सारे के सारे कंट्रोल्स किसको रिपोर्ट होते हैं? मैनेजमेंट को। क्या हो अगर मैनेजमेंट ही रूल्स को वायोलेट करे? एग्जाम्पल के तौर पे बैंक में ये रूल डाला हुआ है कि भाई जितनी आपकी सिक्योरिटी है, कोलैटरल सिक्योरिटीज है, सिर्फ उतना ही लोन सैंक्शन होगा।
लेकिन एक पॉलिटिशियन भाई साहब आए, बैंक मैनेजर को कहा भाई हम तो पॉलिटिशियन है, तेरा बहुत काम किया है, हमको इतना कम लोन क्यों? तो भाई साहब की जो सिक्योरिटी थी 50 करोड़ की, उसको 50 करोड़ तक का ही लोन मिलना चाहिए, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या कहा, भाई ये तो पॉलिटिशियन है, हमारे काम आ सकता, एक काम करो उसको 100 करोड़ की लोन सैंक्शन करो। कंट्रोल के रूल्स में लिखा था सिर्फ 50 करोड़ का ही लोन जाना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट खुद इस रूल को ओवरराइड कर रहा है। तो जब मैनेजमेंट खुद ओवरराइड करे, कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। देखिए हम बॉटम लेवल एंड मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज को तो आईडी पासवर्ड से बांध सकते हैं, उनकी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सुपर पावर किसके ऊपर होती है, किसके पास होती है? ये होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उनके पास ऐसे आईडी पासवर्ड होते हैं कि वो ना सिर्फ सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़े तो वहां पे वो मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। अगर ऐसे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैनिपुलेशंस पे आ जाए तो फेक सेल्स ट्रांजैक्शंस, फेक परचेस ट्रांजैक्शंस, डमी डाल डाल के बैलेंस शीट को शाइन करने की कोशिश करे तो भाई कितना भी पावरफुल इंटरनल कंट्रोल क्यों ना हो, वहां पे फेल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉस्ट। देखिए एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कई सारे नए हार्डवेयर, नए सॉफ्टवेयर, नए लोगों को वहां पे अपॉइंट करना पड़ता है, और तब जाके एक सक्सेसफुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनता है। वेल, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स मैनुअल कंट्रोल की कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन क्या ये हर वक्त हो ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसे कई सारे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे मैनुअल कंट्रोल्स आर मोर सुटेबल देन automated controls. Example number 1, large, unusual or non-recurring transactions. अगर transaction non-recurring है, बहुत बड़ा large है और unusual है, तो वहां पे automated controls काम में नहीं आते। देखिए कंट्रोल्स उन चीजों को सॉल्व कर सकता है जो रेपिटेटिव इन नेचर हो, लेकिन क्या हो अगर कुछ फ्रॉड कभी कभार होते हो, जल्दी से पकड़ में आए ऐसा ना हो, उसकी पैटर्न ही पता ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक बैंक की बात करें तो बैंक में तो लाखों कस्टमर होते हैं। एक हैकर ने क्या किया कि उन हर एक के कस्टमर के अकाउंट में से सिर्फ 10 रुपीज अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए भाई, अगर हमारे अकाउंट से 10 रुपीज डिडक्ट होते हैं, क्या हम इसके लिए पुलिस में जाके एफआईआर करवाएंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो किसी ने कंप्लेन ही नहीं की, और ना ही कंप्यूटर के कंट्रोल ने उसको डिटेक्ट किया। ये डिटेक्ट तब हुआ जब मैन्युअली ऑडिटर ने अकाउंट्स को स्कैन किया और उसको एक पैटर्न पता चली कि इस पर्टिकुलर डेट पे विदाउट एनी ऑथराइजेशन 10 रुपीज एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। यह सिर्फ एक इंसानी दिमाग ही कर सकता है, कोई मशीन नहीं। सेकंड इज सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट। देखिए हम बात करते हैं कि अगर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उसकी अटेंडेंस लेनी हो, तो कंट्रोल के तौर पे हम लगा सकते हैं बायोमेट्रिक मशीन। भाई आप अपनी थंब इंप्रेशन डाल दो, बात खत्म होगी। यहां पे हमारे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों अगर कोई बंदा लेट आता है और हम उसको पूछे भाई तू क्यों लेट आया, और वो कहता है भाई मेरी मां बीमार थी, कैसे आप उसको डिटेक्ट करोगे? क्या यहां पे कोई मशीन उसकी इस झूठ को पकड़ सकता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मशीन इस प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकता। अगर वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये जानना हो तो एक इंसान को इंक्वायरी करने के लिए भेजना होगा उसके घर पे कि जा भाई क्या वाकई उसकी मां बीमार है या नहीं है। तो अगर कोई एरर्स डिफाइन ही नहीं हो सकती या डिफिकल्ट है या प्रिडिक्ट करने में डिफिकल्ट है, तो वहां पे हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को यूज नहीं कर सकते। Next one is in changing circumstances that require a control response outside the scope of an existing automated control. देखिए ऑटोमेटेड कंट्रोल जो होते हैं ना, वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में यूज होते हैं, लेकिन सडनली अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो एग्जांपल के तौर पे कंपनी को एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है कि भाई तुम्हें कपड़े बनाना है। अब कंपनी के पास अच्छी सी मशीनरी है, उस मशीन से वो कपड़ा बनाएगा, लेकिन क्या हो सडनली वो मशीन ब्रेक हो गया।
क्या वो अपना प्रोडक्शन रोक देगा? अब उसको यह पता चला कि उसको रिपेयर होने में 1 महीना लग जाएगा, क्या 1 महीने तक वो वेट करेगा? बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहां पे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, एनवायरमेंट चेंज हो गए, मशीन का कंट्रोल अब नहीं चलेगा। कंपलसरी हमें यहां पे मैन्युअल लेबर्स को हायर करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर छोटी मोटी फायर हो तो हम हमारे एग्जिस्टिंग फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आग ज्यादा लग गई है? तो दोस्तों यहां पे हमारे एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अब एनवायरमेंट डिफरेंट है। कंपलसरीली हमें फायर डिपार्टमेंट को फोन करना होगा, वो लोग अपनी गाड़ी लेके आएंगे और आग को मैन्युअली बुझाएंगे। तो दोस्तों, जब एनवायरमेंट चेंज हो तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की जगह मैन्युअल ज्यादा सुटेबल है। लास्ट वन इज इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि कंपनी को ऑर्डर मिला है बहुत बड़ा कपड़े का, कपड़ा मैन्युफैक्चर करके देना है। अनडाउटली उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज करेगा मशीन, लेकिन भाई मशीन को हैंडल करने के लिए, अरे मशीन की स्विच ऑन करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। तो मशीन तो अपना काम करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम उसको सर्विस देना, उसको ग्रीस करना, उसको लुब्रिकेंट्स देना, उसको मेंटेन करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युअल ह्यूमन इंटरवेंशन की ही जरूरत पड़ती है। Well, so now let's understand what are the components of internal control system. आप सोचेंगे क्या यार, अभी दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा कंपोनेंट्स, अभी तो ईआरएम के पढ़े थे। देखिए, जो इंटरनल कंट्रोल है वो ईआरएम का एक पार्ट है। जब हमने ईआरएम के कंपोनेंट्स पढ़े थे, वहां पे कंट्रोल का स्टेप आया था। मतलब ये कि एज इंटरनल कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ ईआरएम, इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स भी एग्जैक्टली वही है जो हमने ईआरएम में पढ़ा। मींस वही सेम टू सेम चीजें रिपीट होगा। मींस इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड एट द लास्ट मॉनिटरिंग। अब आइए ये समझते हैं कि ऐसा कब कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन किए गए थे एंड प्रॉपर तरीके से ऑपरेट किए गए थे। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्टर्स मिले, तो भाई हम ये कह सकते हैं कि वहां पे इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन किए गए थे एंड इंप्लीमेंट किए गए थे। सबसे पहला, ऑल ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट्स जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। अगर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट की अथॉरिटी से उन्होंने जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, तो भाई इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अमाउंट इन द अप्रोप्रिएट अकाउंट्स एंड इन द अकाउंटिंग पीरियड। अगर ट्रांजैक्शन सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुए हैं, सही डेट में रिकॉर्ड हुए हैं, सही अकाउंटिंग पीरियड में, बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अगर हुए हैं, तो इंटरनल कंट्रोल सही है। अब ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या हुआ? देखिए, जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो अगर उसी हिसाब से सब कुछ हुआ भाई, तो इंटरनल कंट्रोल सही माने जाएंगे। थर्ड इज assets are safeguarded from unauthorized access, use और disposition। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सारे assets अच्छी तरीके से कंट्रोल से प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूज। अगर किसी बंदे को उसको यूज कर रहा है तो सही तरीके से रजिस्टर मेंटेन करना होगा, परमिशन डिमांड करनी होगी, उसके बाद ही वो असेट को यूज कर सकता है। अगर ऐसे अच्छा मैकेनिज्म है तो हम कह सकते हैं भाई कंट्रोल अच्छी तरीके से डिजाइन किए थे एंड ऑपरेट में है। नेक्स्ट वन इज the recorded assets are compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken to reconcile any differences। जितने भी assets हमारे पास हैं, अब दो तरीके की बात हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले assets which are there in actual situation, existing form, और दूसरा जो हमारे बुक्स में है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद, चाहे क्वार्टरली या 6 मंथ्स के बाद, वो कंपेयर करेंगे कि भाई हमारे बुक्स में, हमारे रजिस्टर में जो एसेट्स दिखाई दे रही है क्या एक्चुअल में उतनी ही एग्जिस्ट कर रही है, कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर भाई कभी कभार कुछ डिफरेंसेस मिल भी जाए तो एक अच्छा सा प्रॉपर एक्शन लिया जाए उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने में। अगर इतना अच्छा मैकेनिज्म हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स आर वेल डिजाइन्ड
and well operated. आइए अब समझते हैं that what is the impact of technology on controls. भाई जब से हमारी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है तब से लेके आज तक कंट्रोल्स में कैसे कैसे चेंजेस आए, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए यहां पे जब ये क्वेश्चन आए ना तो हमें एक कंपैरिजन दिखाना है कि मैनुअल कंट्रोल्स में क्या हुआ करता था और आज ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में क्या हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सोनेल. अगर हम बात करें मैनुअल कंट्रोल्स पे तो वहां पे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल उसके पास हो. लेकिन आज जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा अंडर दी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स उसके पास कंप्यूटर की स्किल एंड नॉलेज ऑलवेज एक्सपेक्टेड है. सेकेंड इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. देखिए पहले बंदों को ऐसे रैंडमली कहा जाता था भाई तुझे परचेस का ज्यादा नॉलेज है तू परचेस डिपार्टमेंट ले ले, तेरे को सेल्स का ज्यादा नॉलेज है तू सेल्स संभाल ले, तुझे प्रोडक्शन अच्छी आती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल ले. तो इस तरीके से ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया जाता था जब मैनुअल एनवायरनमेंट था. लेकिन आज जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है तो ड्यूटी कैसे सेग्रीगेट होती है. आज सभी के अपने इंडिपेंडेंट आईडी पासवर्ड होंगे और एक बंदे के आईडी पासवर्ड से वो सिर्फ और सिर्फ अपना ऑथोराइज्ड डेटा ही एक्सेस कर पाएगा, वो किसी और का कोई डेटा नहीं देख पाएगा. जैसे कि सेल्स वाला परचेस नहीं देख पाएगा, प्रोडक्शन नहीं देख पाएगा, मार्केटिंग की कुछ चीजें नहीं देख पाएगा, और द सेम वे अदर्स कैन नॉट एक्सेस द एनीबॉडी एल्सेस डेटा एंड दैट becomes possible just because of the strong security access control. Next is authorization procedures. देखिए पहले के जमाने में जब मैनुअल कंट्रोल्स हुआ करते थे ऑथोराइजेशन होता था सिर्फ फिजिकल सिग्नेचर से. कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के साइन कर दो अथॉरिटी मिल जाती थी. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज अगर मान लीजिए किसी को कोई परचेस का ऑर्डर देना है तो सबसे पहले परचेस रिक्विजिशन बनाया जाएगा. कोई बंदा कहेगा भैया हमको ये चीज परचेस करने की जरूरत है, आप जरा इसको देखिए. वो परचेस रिक्विजिशन का नोटिफिकेशन जाएगा परचेस मैनेजर के पास. वो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से देखेगा कि क्या वाकई यहां पे परचेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. और अगर वो कहता है कि नहीं भाई जरूरत तो है तो वो क्लिक करके, ध्यान रखिए क्लिक करके उस परचेस रिक्विजिशन को ऑथेंटिक करेगा, अप्रूव करेगा. तो यहां पे आज क्लिकिंग्स एंड डिजिटल साइन जैसे मैकेनिज्म से ऑथराइजेशन होता है. नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स. पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा कबर्ड रखते थे, उसमें कई सारे बुक्स एंड जर्नल एंड लेजर पेपर फॉर्म में हम सेव करते थे. लेकिन आज हमारे पास ऐसे बड़े कोई कबर्ड्स तो नहीं है लेकिन कई बड़े बड़े डेटा सर्वर्स है जहां पे डेटा सेव रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हार्ड डिस्क में. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट सुपरविजन. देखिए मैनुअल कंट्रोल्स में जो भी बंदा सुपरविजन करता था उसको फिजिकली वहां पे अवेलेबल रहना था, उसको देखना था क्या ये बंदा सही तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्शन सही तरीके से कर रहा है, रॉ मटेरियल सही तरीके से ले जा रहा है, क्या कोई सो तो नहीं रहा है ना. लेकिन आज जब हम बात करें इस ऑटोमेटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है. क्यों? आज एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली. आप चाहे अमेरिका में हो लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से ये देख सकते हैं कि आउट ऑफ ए टोटल एम्प्लॉयज कितने बंदे ऑनलाइन है एंड कितने ऑफलाइन है. जो ऑफलाइन है उसको फोन करो, भाई क्यों ऑफलाइन है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों काम नहीं कर रहे हो. मतलब ये कि सुपरविजन के लिए आज मैनेजर को फिजिकली वहां पे अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं.